नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। एक बार फिर संसद का सत्र शुरू होते ही स्थगित हो गया। रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला अब संसद तक पहुंच गया और इस बार के हंगामों का सबब बन बैठा। बहुत मुश्किल रहा इस बार भी सरकार के लिए सत्र की शुरुआत को आराम से और सिलसिलेवार तरीके से करना, क्योंकि विपक्ष के अपने मुद्दे थे और उन मुद्दों को लेकर हाहाकार होता हुआ भी नजर आया। हालांकि इससे पहले सरकार दावे तो तमाम करती रही कि चीजें आराम से होंगी, हंगामा नहीं होगा, चर्चा होगी, बहस होगी, बात होगी, लेकिन शोर शराबा नहीं होगा। लेकिन जब चीजें सामने आई तो बिल्कुल विपरीत स्थिति नजर आई। यहां बातचीत के लिए और चर्चा और बहस के लिए तो समय ही नहीं बचा। पूरा का पूरा जो सेशन था, आज का जो प्रोसीडिंग थी, वो हंगामे में होती हुई नजर आई। इसी के इर्द गिर्द आज की न्यूज लाइन के हमारे सवाल और मेहमानों से बातचीत रहेगी। आप देखिए हमारे साथ आज का ये खास न्यूज लाइन। संसद का सत्र शुरू होते ही हंगामों का दौर भी शुरू हो गया और हंगामों के दौर में जाया हो रही है आम आदमी की गाढ़ी कमाई। आज की न्यूज लाइन में हम इसी मुद्दे पर तफसील से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। संसद में हो रहे हंगामे का अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था और डर था जो हालात पिछले सत्र में थे वैसे ही हालात कुछ इस सत्र में ना हो जाएं। शायद इसलिए बजट सत्र का आगाज करते हुए एक दिन पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 पन्नों के अभिभाषण में सभी सदस्यों को सरकार के इरादों के बारे में बताया और सबसे कहा कि वो सरकार का साथ दें। लेकिन राज्यसभा में सत्र का आरंभ होते ही रोहित वेमुला के मुद्दे को लेकर कुछ ऐसा हंगामा हुआ कि सदन को पहले 3 बार और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने जैसे ही हैदराबाद के रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला उठाया, वैसे ही पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया। दरअसल मायावती दलित छात्र रोहित वेमुला केस की जांच टीम में एक दलित को शामिल करने और स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग कर रही थी कि जो रोहित वेमुला था, जिसने आत्महत्या की, वो अम्बेडकरवादी था। लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है उनको ये अच्छा नहीं लगा। वहीं राज्यसभा में हो रहे हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा को आरंभ करने को कहा और विश्वास जताया कि सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बावजूद इसके हंगामा जारी रहा। मायावती जी ने जो विषय उठाए हैं उनका भी उत्तर निश्चित रूप से आएगा। जिन्होंने नोटिस दिया है वो 2 बजे हाउस में है नहीं, ये एक विचित्र स्थिति है। आजाद साहब हैं, ये चोरी जी का पहला नाम है, वो नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप चर्चा शुरू करवा दीजिए 2 बजे। आजाद साहब यहाँ पर हैं, वो चर्चा शुरू कर दें और जो बहन जी ने इशू उठाए हैं उनका हम जवाब निश्चित रूप से देंगे। हालांकि ये सदन का पहला दिन था, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। साथ ही सवाल ये भी खड़े हो गए हैं कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी आम जनता की गाढ़ी कमाई को उन्हीं के चुने नेता पानी में न डाल दें। चैनल 1 न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। वर्तमान सरकार इससे पहले के 2 सत्र भी देख चुकी है जो कि हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आए और अब ये सरकार के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला कि ये सत्र भी ये दिन की शुरुआत से ही पता चला। जब आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत सी विरोधी आवाजें प्रखर होती हुई नजर आई और इस बीच में बाधा बार बार ये रही कि सदन को आखिरकार स्थगित करना पड़ा। आखिरकार बहस होगी या नहीं होगी, बातचीत होगी या नहीं होगी, कोई फलसफा इन चीजों का निकलेगा या नहीं, या इसी तरीके से जो पैसा हर बार कार्रवाई पर लगता है, सदन की प्रक्रिया पर लगता है, वो इसी तरह बहता रहेगा। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी हमारे पैनलिस्ट के साथ। दयाराम त्यागी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और प्रोफेसर ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे ही। आप जरा हमें बताएं कि आज जो स्थिति दिखी उसे लेकर क्या लगता है, आपको लगता है कि यहाँ कुछ होने भी वाला है? देखिए, आज जो स्थिति थी संसद की, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद स्थिति है। अभी कल ही राष्ट्रपति ने अपील किया था कि संसद में डिबेट हो, हंगामा न हो, लेकिन आज जो संसद में शुरुआत हुई वो हंगामे के साथ ही शुरुआत हुई। और संसद में जो अभिभाषण हुए, मैं मानता हूं कि कुछ अभिभाषण अच्छे भी थे। जैसे मायावती जी ने जो शुरुआत की, बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। और उन्होंने जो बैकग्राउंड दिया कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया गया,
और उसके बाद शेड्यूल कास्ट का उत्थान भी उसकी वजह से हुआ जी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक बात और कही कि जो सुप्रीम कोर्ट जो सरकार ने शेड्यूल कास्ट को ये सहूलियत दी कि उन पदोन्नति में भी उनको वरीयता मिलेगी, उस बात को हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया और इस तरह से जो पिछड़ी जातियों और शेड्यूल कास्ट को विशेष रूप से जो सुविधाएं थी उसमें कमी आई है जी। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये आरक्षण दिया गया था तो ये सोच कर दिया गया था कि शेड्यूल कास्ट की बेहतरी होगी जी। और सिर्फ 10 साल के लिए ये आरक्षण दिया गया था। तो संविधान में ओरिजिनली ये प्रोविज़न था और इसके बियॉन्ड फिर इसका कोई प्रोविज़न नहीं था। बाद में फिर पार्लियामेंट ने कानून पास करके इसको आगे बढ़ाया, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब बात यहाँ पर आ गई कि पदोन्नति में भी उनको वरीयता दिया जाए, तो आप ये बताइए कि एक ही ऑफिस में 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और एक का परफॉर्मेंस घटिया है और एक शेड्यूल कास्ट का नहीं है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो बेचारा सफ़र करे और जो जिसका परफॉर्मेंस ख़राब है वो उसको पदोन्नति दी जाए, ये कहीं का न्याय नहीं है। और इसी को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले बाद में दिए 1992 में, देखिए इनको जो पदोन्नति की बात मान ली गई थी वो 2006 में आकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। और उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जो कुछ प्रोफेसर हुआ, साहब, लेकिन आज राज्यसभा की अगर बात की जाए, वहां पर जैसा आपने कहा कि मायावती ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन आपको नहीं लगता इन्होंने पूरा इशू डाइवर्ट कर दिया? बहस तो होनी नहीं वही मैं उस पर आ रहा हूँ। तो शुरुआत तो उन्होंने बड़ी अच्छी की, ठीक है, उन्होंने शेड्यूल कास्ट की बात अपने रखी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की है। और मैं समझता हूँ कि जातिवाद की राजनीति करने वालों में वो शीर्ष रहे हैं। जिसने कहा था तराजू और कमंडल को मारो डंडा, क्या क्या कह दिया था, उसके बाद जब उनकी सरकार नहीं बन पाई तो सबको साथ लेने वाली बात करने लगी। सारी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बातें करती हैं और जो व्यवहार उनका होता है वो देश के हित में नहीं है। और आज जो संसद में हुआ उसके बाद जो हंगामा शुरू हो गया, उसका तो कोई तुक ही नहीं था। देखिए, जब आपने कोई प्रश्न रखे, आपने अपनी बात रखी, तो आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। लेकिन जब स्मृति ईरानी बोलने लगी या जब अनुराग ठाकुर ने उनके जवाब दिए तो ये सारे के सारे लोग भड़क गए और बात सुनने को भी तैयार नहीं हुए। अनुराग ठाकुर ने भी बहुत सारी बातें कही जिसके अंदर दम था। जब उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं, जो लोग समर्थन करते हैं उन लोगों का, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, तो वो अपनी सफाई दे, इस समय बताएं क्यों ऐसा कर रहे हैं। और ये बेमुला के मामले में भी जो कुछ हुआ है उसमें सरकार या स्मृति ईरानी का क्या दोष है? अगर उस बच्चे ने नादानी की है तो उसके पीछे जो सर्कमस्टांसेस है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक प्रोफेसर जो अपॉइंट हुए थे वो भी पिछड़ी जात के ही थे, उसको मारने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। और अब कहते हैं कि न्यायिक जांच में जो समिति बने उसमें पिछड़ी जात का आदमी रख दिया जाए। तो मैं ये नहीं समझता कि न्याय क्या पिछड़ी जात के लोग ही करेंगे? क्या हमारे जजेज न्याय करने के लिए काफी नहीं है? बहुत वैलिड आपने ये बात कही है कि क्या न्याय भी जाति पाति के नजरिए से ही देखा जाएगा। इस बीच हमारे साथ पुष्परंजन जी जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार के, बहुत बहुत स्वागत आपका। रमन मलिक जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। रमन मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रमन मलिक जी, आपसे फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगी, आज सदन में जिस तरीके से शुरुआत हुई, राज्यसभा में खासकर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप लोगों ने पहले कोई बातचीत की है और सबको सहमति भी बनाई थी इस मसले पे कि चलिए आप सदन चलने दें। कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो वेल मैनेज्ड हो? देखिए, मैनेजमेंट और नियत और जो सदन की राज्यसभा की खासकर नियति रही, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट एक पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री की है, वही स्पष्ट कर देती है कि अगर आप राहुल जी और सोनिया जी के लिए बोलेंगे तो जीएसटी भूल जाइए। जब आपकी मानसिकता ऐसी पहुंच जाए कि इंडिविजुअल्स आर सुप्रीम देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आप राजनीति नहीं कर रहे, आप छल नीति कर रहे हैं देश के साथ। और छल नीति या एक जिस प्रकार से बाकी देश के अंदर प्रदेशों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां या जहां पे इनके सहयोगियों की सरकार नहीं है, जहां पे उन्होंने जैसा राजनीतिक माहौल करा है, उसको अगर आप ये बोले कि एक ये पॉलिटिकल फदाइन अटैक डेमोक्रेसी पे हो रहा है, तो वो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी।
सो पॉइंट आज लेकिन इतना सा सदन है। को जिम्मेदारी से चलाने की पहली जिम्मेदारी आप लोगों की देखिए, है। हमने कॉल ऑफ बिजनेस करा था, बिजनेस एक्शन कमेटी की बैठक हुई थी, उसके बाद उसमें भी लोकसभा में आप देखिए कि जो मैडम स्पीकर ने उसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, उसके अंदर मुद्दे तय करे। उसके बाद कांग्रेस ये चाहती थी कि किसी एक मुद्दे पे आज ही बहस हो जाए, उसके लिए भी तैयार होके जब सदन में मैडम स्पीकर ने बोला तो टीएमसी और दूसरे गठों ने उसका विरोध करा, और कांग्रेस के खड़गे जी उठ के बार बार ये बोल रहे थे कि नहीं, हमने बोला, हमको करने दीजिए। तो पॉइंट इतना सा है कि सदन की हर तरीके से फ्लेक्सिबल होके सरकार सदन को चलाना चाहती है। लोकसभा में जहां पे हमारी बहुमत है वहां 120% का काम होता है पिछली बारी, और राज्यसभा जहां विपक्ष का बहुमत है वहां पे 20% का काम होता है। तो फर्क जो है देश के सामने आ चुका है कि प्रो इंडिया कौन है और एंटी इंडिया कौन है। इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई देशभक्ति के नारे लगाएं, देश की ग्रोथ भी प्रो और एंटी आप कर रहे हैं। अगर देश की ग्रोथ के लिए आप अड़चन बनते हैं तो आप एंटी नेशनल एक्ट कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि सबसे बड़ी अड़चन तो आप लोग हैं। अगर वो बोलना राहुल गांधी को खुद ये नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर राहुल गांधी को ये पता होता कि वो कहाँ है तो आज कांग्रेस 44 पे नहीं होती, क्योंकि अगर जो व्यक्ति ये एक प्रकार से ये कह सकता है कि एक समय पे अपने प्रधानमंत्री को और अपनी कैबिनेट को कि आपने जो बिल पास करा वो नॉनसेंस है, और दूसरी तरफ आके जेएनयू में जाके बोल सकता है कि जी हम सपोर्ट करते हैं, उसी लिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि अफजल गुरु ठीक था तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हालांकि फांसी हमारे काल में गई। तो मतलब जिस व्यक्ति को अपना बेरिंग्स ही नहीं है कि वो कहां अपने आप को प्लेस करते हैं, उनकी बात के ऊपर ये तो ठीक है, कांग्रेस की अपनी एक पुरानी भूमिका है जिसकी वजह से वो सांसद हैं, वरना उनकी उस कैपेबिलिटी के ऊपर भी शक है। चलिए, आप उस कैपेबिलिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं। दयाराम त्यागी जी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग कहते तो है, प्रॉमिसिंग एटीट्यूड तो होता है कि नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन सदन आप चलने नहीं देते। राज्यसभा में तो बिल्कुल ही अलग स्थिति नजर आती है। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं जी कि सबसे पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी है या जो एनडीए है जी, इनको एक मतलब आप ये मान के चलें कि एक बीमारी, एक जैसे कहते हैं ना कि अगर काम करना इनको नहीं आता जी, लेकिन दोष मढ़ेंगे कांग्रेस के ऊपर। अभी आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले सदन चलाने की अगर जिम्मेवारी होती है तो वो सरकार की होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये स्क्रिप्ट पहले से अगर लिख देंगे, आप एक बात ये देख लीजिए कि हमारे पिछले 2 सेशन मतलब जाया चले गए, ठीक है ना, जीएसटी बिल के ऊपर ले लें, आप किसी चीज के ऊपर ले लें, लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है कि जीएसटी बिल तक तो ये उससे स्टेज तक तो आने ही नहीं देते। अभी आप ये देख लीजिए, अभी जो ये नहीं आने देते या आप नहीं आने देते? नहीं, एनडीए सरकार नहीं आने देती। नहीं, आज तो हमने राज्यसभा में सुना वो कहते थे कि हम तैयार के बहस के लिए। प्रूव कर रहा हूं ना, देखिए क्या ये एनडीए सरकार देश को कहां ले जा रही है। एक जो एक देश, इस देश के वासी हैं, उनसे ये पूछ रही है कि आप देश विरोधी हैं या देश के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, ये सदन से बाहर का मामला है, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। दयाराम त्यागी जी, सदन के भीतर इसके ऊपर बहुत व्यापक बहस होगी। आप ये देख लीजिए, तथ्य सामने आएंगे। आप ये देख लीजिए सरकार कैसे चलेगी। आज आप मायावती जी का देख लीजिए और स्मृति ईरानी जी का देख लीजिए, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। विपक्ष का अपना काम है करने का, उनसे सवाल पूछने का, उससे अपने बात रखने का। वो किस तरीके से एक जवाब दे रही, जैसे एक वो सास बहू एक सीरियल में ये आती थी उस टाइम पे, जैसे एक नाटक के अंदर काम कर रही है कि मैं अपना सर कलम करा दूंगी, मैं इनके चरणों में रख दूंगी। मतलब इस तरीके का, मतलब कोई मर्यादित अपना बयान दे, अपनी बात रखे, उनको एक जवाब दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, मैं आपके बीच में नहीं बोला मलिक साहब, एक बार मैं आपको बता दूं कि आप ये देख लीजिए, स्मृति ईरानी ने माना है कि हाँ मैंने हैदराबाद की जो यूनिवर्सिटी है उसमें लेटर लिखे हैं। दूसरा इस बात से प्रूफ होता है कि जब एक रोहित ने जब खुदकुशी कर ली, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, उसके बाद में उसका बलिदान लेने के बाद में जो उसके अलावा जो 4 स्टूडेंट थे जिनको सस्पेंड किया हुआ था, रातों रात उनको कैसे फिर उसके अंदर ले लिया। आप मुझे चल जवाब दें मुझे मलिक साहब, अगर इस तरीके की अगर बात होगी, इस तरीके की अगर, तो कैसे सदन, आप मुझे एक बात, अगर चर्चा नहीं करने देंगे, कुछ भी मसला होगा आप सदन नहीं चलने देंगे।
आप ये क्योंकि पब्लिक का पैसा इनका प्राइवेट पैसा है। अपनी बात ना रखें। आप मुझे एक बात ये बताइए, आप डिबेट करिए ना, आप डिबेट करने की हिम्मत है नहीं, सत्य होता नहीं, शोर मचा देते हैं सदन में, सिर्फ आप शोर मचाते हैं। सरकार का भी फेलियर है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जब अपनी बात रखी थी मैंने बड़े ध्यान से सुनी थी। अब क्योंकि इनको सुनने का नंबर आया, जवाब देने का नंबर आया, तो चिल्लाने लगे। जवाब तो देने दीजिए, बात तो सुन लीजिए ना, उसके बाद मुझे जवाब। अरे एक ही मुद्दे का जवाब ठीक है। पुष्परंजन जी हमारे साथ हैं। पुष्परंजन जी, आप जरा बताएं आज की स्थिति जो हमने देखी है सदन की, उसको देख के आपको उम्मीद लगती है कि ये लोग इस सदन में, इस सत्र में कुछ होने देंगे? मुझे नहीं लगता है वंदना जी, क्योंकि जिस तरह से आज सदन में आखिरी वक्त में भी जिस तरह का हुआ जी, शुरू का जो राज्यसभा का जो दृश्य था बिल्कुल एक मंत्री वाला अंदाज नहीं था जो होना चाहिए एक मंत्री को। जिस तरह से मायावती जी एक वरिष्ठ नेता भी हैं सदन में, तो उनको एक छोटा सा सवाल था दलित वाले इशू पे, क्लैरिफाई कर देती, नहीं क्लैरिफाई करना है नेक्स्ट डे के लिए समय फिक्स कर लेती। लेकिन जिस तरह से अग्रेसिव जवाब राज्यसभा में हुआ तो लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी बात चुप गई हो, उन्होंने कहा हो। आज आपके चैनल पे आने से पहले तक मैं सुन रहा था वहां पर जो सदन में हो रहा था, तो वहां भी जो जवाब स्मृति ईरानी ने जिस तरह से दिया बिल्कुल ही नाटकीय अंदाज में, त्यागी जी सही कर रहे हैं, और वाकई इस तरह का लग रहा था क्योंकि शुरू से हम लोग रमन जी आपको बोलना था, बोलिए। नहीं आप कहिए पुष्परंजन जी, वो कहेंगे जब मौका होगा। तो जिस तरह से उन्होंने जवाब, देखिए एक मंत्री, वो भी मानव संसाधन मंत्री, उसके बाद पूरे देश का जितने विश्वविद्यालय स्कूल तक की चिट्ठियां आएंगी। लेकिन पुष्परंजन जी इसमें नाटकीय क्या लगा आपको? नहीं, नाटकीय ये लगा कि एक मंत्री का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है, ये टीवी शो नहीं है, ऑपेरा शो नहीं है। शरद यादव की लैंग्वेज आपको कैसी लगती है? उनकी बॉडी लैंग्वेज वो भी आपत्तिजनक, मायावती की वो भी आपत्तिजनक नहीं। शरद यादव भी कई बार शालीनता से उतर जाते हैं, लालू यादव भी कई बार अपनी शालीनता खो देते हैं जी। राहुल जी की बॉडी लैंग्वेज वो आपको बहुत सिंसियर लगती है? हर आदमी का अपना अपना पैरामीटर होता है, लेकिन आप एक अभिनय, नहीं वंदना जी, आप एक अभिनय की दुनिया से आए हैं, तो आपका एक अभिनय वाला रिफ्लेक्शन वहां होना चाहिए। आपका किरदार दूसरा है, आप केंद्र सरकार के, आप एक कैबिनेट मंत्री हैं और आपका अंदाज दूसरा होना चाहिए वहां पर। वो जिस तरह से एक मानव संसाधन मंत्री जो है, जो इतना बड़ा महकमा है जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक को देखना है, मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट करना है, उसके बाद चिट्ठियां तो आएंगी, विपक्ष की हो, आम आदमी की हो, जनरल ब्यूरोक्रेट्स की हो, सबकी चिट्ठियां आएंगी। 62,000 चिट्ठियों का उन्होंने हवाला दिया और एक के बाद एक उन्होंने उतारना शुरू किया कपड़े उन सांसदों के जो सदन में उनकी आलोचना कर रहे थे। पप्पू यादव तक को इंगित किया कि आपने चिट्ठी लिखी थी, सेंट्रल स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन कराना था, मतलब कि उस हमाम में आप सब लोग नंगे हो और हमने ऑबलाइज किया आप लोगों को। आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी हमसे समझौता करते हैं पर्दे के पीछे। आप हमारे पास भी चिट्ठियां भेजते हैं, इस तारीख को ये चिट्ठी, इस तारीख को ये चिट्ठी, और तमाम चिट्ठियां आपने अगर किसी को ऑबलाइज किया है। स्मृति ईरानी ने जिन फैक्ट्स का जिक्र आज लोकसभा में उस स्पीच में किया, जो उन्होंने जेएनयू की कमेटी के जो प्रपोजल्स दिखाए, जो उन्होंने बैनर्स दिखाए, पैम्फलेट्स दिखाए, उनको लेकर भी आपको कोई डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल डाउट है। उसमें सरकारी हस्तक्षेप दिखता है जी, और कई ऐसी चीजें जो प्राइवेट। आप मुझे बताइए, 35 गार्डों का हवाला तो दे रही हैं कि 35 गार्डों ने उनको लिख के दिया यूनिवर्सिटी को कि वो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। दूसरे दिन जब नारे लग रहे थे वहां पर दिल्ली पुलिस के लोग थे वहां पर, विजुअल्स भी हम सब आप देख सकते हैं। जी जी जी। तो दिल्ली पुलिस के सामने अगर पुलिस का कोई अफसर के सामने नारे देश विरोधी लग रहे हैं तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की पुलिस पर? उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? उसका इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था? और ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा था वहां पर। लगातार महिषासुर दिवस से लेकर तमाम जिस तरह की चीजें, जो भाषा इस्तेमाल हुआ है या जिस तरह की चिट्ठियां हुई हैं, तो हमारे जो देशभक्त पुलिस वाले हैं या देशभक्त इंटेलिजेंस वाले हैं, वो लोग क्या कर रहे थे और होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? उसकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ प्रोफेसर्स की जिम्मेदारी है? ठीक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी है। चलिए अब रमन जी से इसका जवाब देखिए। मेरे को पुष्परंजन जी की पूरी स्पीच पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा लगी और एक जर्नलिस्ट के वो जिसे बोलना चाहिए ना, सेंटर्ड अप्रोच से अलग हटी। जी मैं आपके पास भी आऊंगी जी। मैं ये समझना चाहता हूँ, इन्होंने पहले रोहित वेमुला का
उठाया जी। क्या ये भूल जाते हैं कि उसकी मदर ने एक जो स्टेटमेंट दी है इसलिए दलित माना जाए क्योंकि मेरे मटर्नल साइड दलित थी, इसकी स्टेटमेंट दी हुई है। अरे और दलित है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था। आप अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपको दे सकता हूँ, और मैं आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका सम्मान करते हुए मैं कर रहा हूं। मत रख रहे हैं आप अपनी बात, मैं तो मेरे मत के समय वो बीच में टिप्पणी ना आप बोलिए ना, आप बोलिए। दूसरी चीज, जिस प्रकार से एक महिला के लिए जो मानव संसाधन मंत्री है उसके लिए इन्होंने जिस प्रकार से भूमिका रची वो आपत्तिजनक है। वो ड्रामा कर रही हैं, इनका कहना ये है, और उन्होंने कपड़े उतरवाए लोगों के। मतलब ये भाषा नहीं है बोलने की, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि मानव संसाधन मंत्री होते हुए उन्होंने किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करा। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी राजनीतिक दल ने अगर कोई मांग रखी है उसके ऊपर उन्होंने संगीनता से काम करा है, उन्होंने उसके ऊपर विचार करा, उसके ऊपर काम करा। जी। मैं ये समझना चाहता हूं कि आज के समय के अंदर आप ये बोलते हैं कि जेएनयू के अंदर साहब दो पक्ष हैं, वो भी आज समझ लीजिए। जो 1980 से आज तक मैं स्टूडेंट रहा हूं, मुझे क्या बताइए। वहां के दो पक्ष हैं, एक वो हैं जो सिंसेरिटी से टीचिंग करते हैं, और एक वो जो कॉमरेड टीचर्स हैं, उनका भी अलग पक्ष है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की करने का। मैं जेएनयू नहीं पढ़ा, लेकिन जेएनयू 8 साल पढ़ा हूं, जेएनयू को मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है अब जेएनयू को पढ़ रहा हूं। ठीक है रमन जी, एक सेकंड। जो आज हुआ है सदन में, जिसे लेकर हमारे कांग्रेस के जो सहयोगी यहाँ पर बैठे थे वो कह रहे हैं कि बड़ा ड्रामेटिक लगा, पुष्परंजन जी कह रहे हैं कि बड़ा नाटकीय अंदाज था, ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ रमन मलिक कह रहे हैं कि हमने सही कहा तो उस पर आपत्ति हो गई। प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि सरकार तैयार थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं थे विपक्ष का इस पूरे मसले पर। वो स्पीच क्या थी वो आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत छोटा सा ब्रेक लेके बहुत जल्द वापसी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दलित पर दंगल जो होता हुआ नजर आया, जेएनयू मसले पर जिस तरीके से कई चीजें उधड़ती और बिखरती हुई नजर आई सदन में, वो अपने आप में बहुत ही अचंभित करने वाली है। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनल में दयाराम त्यागी जी कांग्रेस से मौजूद हैं, हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, आप बीजेपी से हमारे साथ हैं, पुष्परंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर ललन प्रसाद भी हमारे साथ हैं। इस बीच आपको दिखाते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस पर बहस कर रहे थे, लेकिन वो मसला क्या था, वो डिबेट क्या थी और वो कैसी बॉडी लैंग्वेज थी जिसे लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही थी, वो आपको दिखाते हैं। आत्महत्या कर चुके हैं, खुदकशी कर चुके हैं। और जब केंद्र में उस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी, हमने वहां से जो हमें रिपोर्ट मिली है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, कि जब सेंटर में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो उस दौरान भी तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तो जो दलित छात्र हैं तो उनका उत्पीड़न हुआ और कई दलित छात्रों ने वहां पर आत्महत्या की थी, खुदकशी की थी। ये भी मैं माननीय सदन को ये अवगत कराना चाहती हूँ। लेकिन जब वहां पर दलित छात्रों के साथ उत्पीड़न होता रहा लगातार, तो दलित छात्र वहां पर चाहे कांग्रेस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन हो या बीजेपी से जुड़ा हुआ छात्र संगठन हो, तो जब उन्होंने इनकी मदद नहीं की और केंद्र की सरकार ने भी मदद नहीं की, वहां के प्रशासन ने भी मदद नहीं की, वहां के वीसी ने भी मदद नहीं की, बरसों तक दलित छात्रों का वहां पे जब उत्पीड़न होता रहा, कांग्रेस के जमाने से लगातार जब उत्पीड़न होता रहा, तो तब फिर वहां पर जो दलित छात्र हैं, दलित छात्रों ने फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एक अपना अलग से छात्र संगठन बनाया। जब इन्होंने अपना अलग से छात्र संगठन खड़ा कर दिया, तो लेकिन अब वहां जो आरएसएस से जुड़े छात्र हैं, प्रशासन है तथा केंद्र की वर्तमान सरकार ने भी ये इसको बर्दाश्त नहीं किया। ये जो आरएसएस के, क्योंकि जब इनको लगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी से जुड़े छात्र जब उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वहां पर ये सब अच्छा नहीं लगा, वहां के प्रशासन को अच्छा नहीं लगा, वीसी को अच्छा नहीं लगा, जो छात्र संगठन उनको भी अच्छा नहीं लगा। और इसका मुख्य कारण ये था कि जो रोहित वेमुला था, जिसने आत्महत्या की, वो अम्बेडकरवादी था। लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है, टुकड़ों में आंसर दे क्या, पहले एक बार मायावती जी पूछेंगी, फिर उसके बाद जो है वो कांग्रेस पूछेगी, उसके बाद समाजवादी तो सारा एक जो चर्चा होने दीजिए, चर्चा हो, चर्चा के बाद ऑनरेबल मिनिस्टर उसमें इंटरवीन करेंगे। मायावती जी जो चाहती है उनको वो भी बताया जाएगा, कांग्रेस के जो ऑनरेबल मेंबर चाहते हैं या और जो ऑनरेबल मेंबर चाहते हैं वो बताया जाएगा। ये संभव नहीं है सर कि एक व्यक्ति खड़ा होगा और कहेगा हमें पहले ये जवाब दो तब हाउस चलेगा। तो अगर ऐसा है तो अभी से शुरू करा दीजिए। वी आर रेडी, ये स्टार्ट डिस्कशन जस्ट इमीडिएटली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात कीजिए, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। क्या मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सरकरम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए, एक मिनट आप रुको। मैं केवल सरकार से इतना चाहती हूँ कि जो न्यायिक जांच कमेटी के आदेश कर दिए गए हैं कि उसमें दलित को रखना है नहीं रखना, आपको तकलीफ क्या हो रही है? में दलित थे जिनके निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते। क्यों? आप ये कहना चाहती हैं मायावती जी कि जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था, जो चीफ वार्डन था वो खुद दलित है। आप मुझे ये कहना चाहती हैं that a citizen who is a Dalit is only a just Dalit if Mayawati ji certifies him to be so? I want the discussion today, sir. आप सुबह से आप कहना चाहती हैं you will speak for 25 crores. आप जवाब नहीं दे रही हैं। I think आप जवाब नहीं दे रही हैं। yes. आप जवाब दीजिए ना, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, ये उंगली दिखाने से काम नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर सदन में यही मुद्दा छाया रहा, रोहित वेमुला और जेएनयू का वो मसला जिसे लेकर इस वक्त बहुत सा हाहाकार होता हुआ नजर आया। हमारे पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ हैं।
ललन प्रसाद जी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ पुष्परंजन जी भी हैं, दयाराम त्यागी जी भी हैं, रमन मलिक जी भी हैं। बॉडी लैंग्वेज को लेकर आपत्ति जाहिर की थी पुष्परंजन जी ने, और इससे पहले दयाराम त्यागी जी ने भी कहा कि बहुत ड्रामेटिक अंदाज में सरकार के जो मंत्री हैं वो रिएक्ट कर रहे थे, उनके सांसद रिएक्ट कर रहे थे, तो वो बड़ा अच्छा नहीं लगा। प्रोफेसर साहब इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती जी, सदन के सभी लोगों की होती है, विपक्ष के नेताओं की भी होती है। और ये कहना कि सिर्फ सरकार सदन चलाती है, ये बिल्कुल एक भ्रामक प्रचार है। दूसरी बात ये कि आज जो संसद में बॉडी लैंग्वेज की बात की जा रही है जी, तो देखिए, एक तो हर इंसान इमोशनल हो सकता है किसी स्टेज पर, और जो आपने देखा कि विरोधी पक्ष भी इमोशनल थे, तो सरकार पक्ष के लोग भी अगर कुछ इमोशनल हो गए तो उसमें क्या हुआ? ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पुष्परंजन जी से प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इमोशनल एटीट्यूड है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप अगर इन चीजों को इतने इमोशनल ढंग से उठाएंगे तो अगला भी इमोशनल ढंग से उसका जवाब दे सकता है। इसमें कोई ठीक है, प्रोफेसर साहब पुष्परंजन जी से भी सुन लेते हैं। जी, मैं ये कहूंगा, देखिए, जो सत्ता में होता है, जो मंत्री पद पे होता है, उसको बहुत बर्दाश्त भी करनी होती है चीजें। ठीक है, तो थोड़ा रिएक्शन का जो लेवल है ना, थोड़ा सा लोग उस पे रखने से ये ठीक है, थोड़ा ज्यादा शालीन तरीके से, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री हैं और थोड़ा सा उसमें चाहिए था। आज जैसे कि आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बोल रहे थे तो उनके बोलने में थोड़ा सा शालीनता थी। एक विपक्ष जिस तरह से आक्रामक होता है, पिछले सदन का ही देख लें आप, जी जी जी, तो बड़ा कूल तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन उन सांसदों के व्यवहार में शालीनता नहीं नजर आई जो वेल में आकर बार बार इस्तीफे की मांग करते नजर आए, उनको डिबेट में और चर्चा में। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, देखिए, एक राहुल गांधी ने मैं ये कह रही हूँ कि संसद के सदन में उन सांसदों के व्यवहार में शालीनता नजर नहीं आती जो वेल में आके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वहां भी शालीनता होनी चाहिए। वेल में जिस तरह से करते हैं लोग, ये वाकई आपत्तिजनक है। ठीक है, आप प्रतिरोध कीजिए। आनंद शर्मा जी के व्यवहार में जिस तरह से पॉइंट ऑफ ऑर्डर का इशू उन्होंने उठाया, देखिए ये तरीका अच्छा था। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के वो लाइन भी पढ़ेगा कि क्यों हमें आपत्ति है, आप निजी कैसे हो रहे हैं, जी जी, तो उसे खारिज किया तो शांत बैठ गए ना, बेल में तो नहीं गए हंगामा करने। तो आज कुछ हद तक विपक्ष अपनी भूमिका में थोड़ा लगा कि ये लोग तरीके से हैं, बाइकआउट भी किया तो चले गए वो लोग उठ के वहां से। लेकिन सत्ता पक्ष कुछ ज्यादा ही ट्रेजिक में ज्यादा ही आक्रामक था, ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, मैं राज्यसभा की बात पे फिर आ रहा हूँ जी। मायावती का दलित कार्ड फेल कर सकती थी स्मृति ईरानी आराम से जी। मायावती, चूंकि ये लोग दरअसल इनको वेमुला कि मौत से ज्यादा चिंता उनका दलित कार्ड होता है, यूपी का वोट बैंक होता है, पंजाब का वोट बैंक होता है। तो उस दलित कार्ड को ये फेल कर सकती थी, सरकार में मंत्री हैं तो उसको बहुत तरीके से उसे बता सकती थी कि पिछला, जैसे कहा भी उन्होंने, जी जी जी, आप किसी चीज को आक्रामक तरीके से कहें और थोड़ा शांत होकर शालीन तरीके से कहें, असर पड़ेगा। आक्रामक होने से जरूरी नहीं कि आप किसी की आवाज को दबा देंगे, किसी की बोलती को आप बंद कर देंगे आक्रामक तरीके से, लेकिन फैक्ट आप देंगे एज ए मंत्री जी, तो उसकी शालीनता कोई कम नहीं हो जाती, आपकी गरिमा कोई कम नहीं। रमन मलिक जी, शालीनता नहीं है आपके मंत्रियों में, आक्रामक ज्यादा नजर आते हैं ऐसे मसले पे जी। मैं ये देखिए, पिछले सत्र में इतनी शालीनता दिखाई जो विपक्ष को समझ नहीं आई, ना बुद्धिजीवियों को समझ आई। उस समय अवार्ड वापसी की चिंता थी, उस समय दूसरी चिंताएं थी जी जी। आज वक्तव्य इतना सा था कि जो माननीय मंत्री जी ने बोला, उन्होंने तथ्य सामने रखे और उस समय जो माहौल तैयार करा गया था वो उत्तेजित था। वो भी एक इंसान है, उन्हें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उन्होंने तथ्य रखे। अगर आप उन तथ्यों को नकार सकते हैं तो मैं चैलेंज ये करता हूं कि उन तथ्यों को आप, सदन की कार्रवाई है, सदन में इंगित हैं, आप उनको लीजिए, आप मिनिस्टर के ऊपर केस ठोकिए कि जी वो गलत बयानी कर रहे हैं, और अगर नहीं कर सकते तो अपने आप को और अपने व्यवहार को देश के प्रति जो है उसको दुरुस्त करिए और एक एक्टिव डेमोक्रेसी के अंदर एक्टिव ऑपोजिशन बन के प्रोग्रेसिव काम करिए। लेकिन आज विपक्ष की भूमिका ठीक लग रही थी। हाँ, मैं एक छोटी सी बात करूं, मतलब एक टिप्स मुझे दे रहे हैं भाजपा के साथी बैठे मलिक साहब कि आक्रामक होना पड़ेगा कभी जाके, क्योंकि पिछली बार हम लोग सॉफ्ट थे तो ये लोग बहुत ज्यादा सवार हुए थे, देश के बुद्धिजीवी भी नहीं समझ रहे थे, आप जैसे पत्रकार भी शायद नहीं समझ रहे थे। मैंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन बुद्धिजीवी से मतलब हम लोग थोड़ा जरूरी नहीं है सर, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग, नहीं तो पढ़ते दूसरे लोग भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई मैं भी करता हूँ आने से पहले, खैर पर्सनल नहीं हूँ हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरह से ये पता है क्या है
वेंकैया नायडू जैसे सीजन पॉलिटिशियन के लिए जो बड़ी मेहनत से फ्लोर मैनेजमेंट लोगों ने किया, ट्रैक पे ले आए हैं कि चलिए जीएसटी पास कराना है, कई सारे बिल्स पास कराने हैं जो कि देश के लिए महत्वपूर्ण है, उनमें घबराहट फिर से होनी शुरू हो जाएगी कि कैसे हम अब आगे क्या बढ़ना है। जेएनयू के बाद या हैदराबाद के बाद हमें आगे बढ़ना है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपसी कड़वाहट की वजह से सदन में नहीं हो सकती है, वो चैलेंज को पूरा नहीं कर सकते आप। तो ये लेकिन पुष्परंजन जी, मुख्तार अब्बास नकवी तो बहुत जेन्युइन तरीके से कहते हुए नजर आ रहे थे कि सुन तो लीजिए, कम से कम बात तो कर लीजिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, हमने अरुण जेटली साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि बड़ी हैरत है कि जिन लोगों ने नोटिस दिया वो नहीं थे यहाँ चर्चा के लिए। आज दो लोग पूरे इस पूरे मैदान के दो ही लोग बैट्समैन थे, स्मृति ईरानी और हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह ने बड़ी शालीनता से चीजों को रखी। स्मृति ईरानी को कम से कम अपने जो वरिष्ठ हैं पार्टी में और जो मंत्री भी हैं सरकार में, उनसे थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। हम लोग भी जब पत्रकारिता में आए शुरू में तो बड़ा जोश होता था, जोश में कुछ फिसल भी जाता था लड़का, तो अपने से बड़ों से सीखता था। तो सीखने की जरूरत है। ये बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रमन मलिक कुछ कह रहे हैं जी। मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा कि सत्य हमेशा कड़वा होता है और सच्चे इंसान को डर नहीं होता। और जो सीजन की बात करते हैं, बिल्कुल जरूरी है कि ऐसी भाषा और ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखी जाए जो लोगों को और बुद्धिजीवियों को या सीजन जर्नलिस्ट को समझ में आए और सीजन जर्नलिस्ट उसको अप्रिशिएट करे, वो एक है। लेकिन जब आप सत्य के साथ भावुक होकर सत्य के साथ आप बात कर रहे होते हैं और तथ्यों पे ही बात कर रहे होते हैं, तो कई बारी इंसान बिल्कुल फ्लो में रहता है और वो बात वही करता है जिस तरीके से उसको चुभ रही होती है। क्योंकि अगर जिस प्रकार से मायावती जी उस चीज को इग्नोर कर रही हैं कि जी पहली कमेटी के अंदर दोनों व्यक्ति जो मुख्य किरदार में थे वो दोनों दलित समुदाय से थे, उसके बाद आपको उनके ऊपर तो भरोसा नहीं है, आप बोलते हैं अब नया डाली। तो क्या आज की देश स्थिति ये है कि अगर आपके हिसाब से आपके चाहे व्यक्ति को पदभार दिया जाए न्याय करने का तो वो न्याय है, और दूसरा आए तो वो अन्याय है। बिल्कुल, ये कौन सी नई परिपाटी की शुरुआत हो रही है जहां दलित का मामला दलित सुने, दलित ही उस पर न्याय करें। दो संविधान चलेंगे, एक वो जो संविधान है और दूसरा वो जो आपको भाता है। बिल्कुल, सवर्ण का मामला है तो उसे सवर्ण सुने और शायद वो उसका सही फैसला करे। दयाराम त्यागी जी को सुन लेते हैं प्रोफेसर साहब, फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा अपना ये मानना है कि जो एनडीए की गवर्नमेंट है ये सिर्फ एक अपनी नाकामी छुपाने के लिए और काम करना नहीं चाहती। देखिए, चाहे आप जीएसटी बिल पे आप जाइए, मलिक साहब मैंने आपकी बहुत देर बात सुनी है, थोड़ा पेशेंस रखिए, बात सुनने का भी आप कहिए ना, आप कहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप एक चीज को ये देख लिए कि ये जो ये कहें वो तो है ठीक, मतलब ये एक अपनी बात जो है या अपनी जो इनका एक मिशन है उसके ऊपर, देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। मिशन है? अगर आप मेरी बात सुनिए ना, आप जैसे जेएनयू की बात ले लीजिए। जी। अगर देखिए, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि वहां पे एक प्रोग्राम हुआ, ठीक है ना, मैंने आपको अभी हम बात भी कर रहे थे, एक प्रोग्राम हुआ, उन्होंने परमिशन ली, या जैसे ये प्रोग्राम तो हुआ ना वहां पे। जी। अगर इस गवर्नमेंट को, अगर इनकी आईबी इनकी फेल है, इनका जो रॉ डिपार्टमेंट है वो फेल है, जब ये पता नहीं लगा पाए अभी तक कि देश विरोधी नारे किसने लगाए। अभी तक आपने जितने भी आप वीडियो क्लिप देखेंगे, जितने भी आप वो देखेंगे, उसमें कहीं भी आप जो कन्हैया है वो कहीं नारे लगाते हुए नहीं मिलेगा। एक मिनट सर, नहीं, आप मेरी बात सुनिए। सदन में एचआरडी मिनिस्टर ने बाकायदा जो जेएनयू की जांच कमेटी है उसकी एक रिपोर्ट सामने रखी। वो जांच कमेटी ये कहती है कि नारे लगाए गए थे, नारे लगाए, इन्हीं लोगों ने लगाए। कमेटी की रिपोर्ट है, वो कमेटी जो आगे सुरक्षा कर्मी है उनकी जांच का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ उस कमेटी का भी जिक्र किया। आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट भी हाई कोर्ट के अंदर जो फाइल करी है, वो उसके जो चौकीदार हैं, दिल्ली पुलिस ने जो उसकी इंक्वायरी करी है, वो उसके ऊपर उसके आधार पर। मेरा कहना ये है, मैं आपको बता रही हूँ, 7 बजे के बाद सदन में स्मृति ईरानी ने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट रखी। नहीं, आप सुन लीजिए, दयाराम त्यागी जी सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको बोलने दूंगी, मैं आपको बोलने दूंगी। मैं करेक्शन कर रही हूँ कि उन्होंने एक रिपोर्ट उसमें रखी और उसमें उन्होंने कहा कि ये देखिए कि जो रजिस्ट्रार है जिन्हें आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार के टाइम में अपॉइंट किया गया था, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। उसके अलावा वीसी ने जो पैनल गठित किया कमेटी का, उस कमेटी की ये जानकारी है कि नारे लगे थे।
उन्होंने ये कहा था कि हम आयोजन कर रहे हैं एक सांस्कृतिक संध्या का, लेकिन हम उसमें कविता पाठ करेंगे और ये हुआ। ठीक है, त्यागी जी को कहने दें। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, मैंने ये एक बार भी नहीं कहा कि नारे नहीं लगे, मैं ये कह रहा हूँ नारे लगे हैं। नहीं, जिन लोगों ने लगाए मैं उनका नाम भी बता रही हूँ। मेरी बात तो त्यागी जी, आज एचआरडी मिनिस्टर ने कहा इन्हीं लोगों ने लगाया। नारे से छेड़छाड़ भी हुई, ये क्या कोई नहीं मानने को तैयार? ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा। मेरी बात ये आपका होम मिनिस्ट्री कहा गया था, आपकी आईबी कहा गई थी कि जब आपके नाक के नीचे देश की राजधानी के अंदर एक जेएनयू के अंदर प्रोग्राम हुआ, आप उसको अरेस्ट करो ना, जिसने गलत काम किया, जिसने देश विरोधी नारे लगाए, एक उसके पीछे आप पूरे जेएनयू को बदनाम करेंगे, आप जेएनयू के ऊपर बैन लगाएंगे, किसी को बोलने की आजादी नहीं होगी उसके अंदर। ऐसा थोड़ी होता है। त्यागी जी ने जो बात कही, एक बात मैं कहना, ऐसा थोड़ी होता है। सुनिए, किसी की बात नहीं सुनेंगे। फेलियर आप है, आप दोष दे रहे हैं उसको, और दूसरा आप एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। अभी जो सिंधिया जी ने भी एक बयान दिया था और हमारे अनुराग ठाकुर जी भी एक कह रहे थे, एक व्यंग मतलब एक सत्कार आप चला रहे हैं। आप जो ये मुद्दे उठा रहे हैं कि आप हैदराबाद चले गए, आप जेएनयू चले गए, आप जो अब हमारे ये शहीद हुए हैं अभी जो यहाँ पे अभी ये प्रोग्राम हुआ है, आप अपने गिरवा के अंदर क्यों नहीं झांक करके देखते? एक तरफ तो आप वहाँ पाकिस्तान में जाकर उनके जन्मदिन पे जाते हैं, उनकी बिटिया की शादी में जाते हैं, वो आपके ऊपर पठानकोट अटैक करते हैं, आपने लाख आपकी आपत्तियों के ऊपर, अब फिर दोबारा उन्होंने अटैक करा, तो आप तो खुद फेलियर है। आप ये देखिए, इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अलग चीज होती है, कोई भी एक जवान शहीद होता है। नहीं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अलग चीज है। आपकी सरकार में 2009 में मनमोहन सिंह जी का सिपाही को भी एक बांट रहे हैं। रमन मलिक जी, आप कहिएगा, एक सेकंड प्रोफेसर साहब को सुन लेते हैं। मैं त्यागी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए इंटेलिजेंस फेलियर होती या सरकार की फेलियर होती कि जेएनयू में मीटिंग हो गई, ठीक है ना, उसके बाद क्या आप जस्टिफाई करेंगे कि राहुल गांधी वहां गए और उन्होंने उनको सपोर्ट दिया? देखिए गलत, आप जो रिपोर्ट है सब जगह आई है, उन्होंने उन बच्चों का सपोर्ट किया जिन्होंने नारे लगाए। अब उन्होंने जो नारे लगाए राहुल गांधी के नारे में, तो नारे थे कि या नहीं थे? और फिर वहां क्यों गए ऐसी जगह? ये सिर्फ चीप पॉपुलैरिटी के लिए और अपनी ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स का अंग्रेज। त्यागी जी का जवाब सुन लेते हैं प्रोफेसर साहब। मैं एक जवाब दूं। देश के आप 2 साल से जो आप बात कर रहे हैं, क्या व्यक्ति की आजादी कहाँ है? आप मेरी बात तो सुनिए। व्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि देश थोड़ी नारे लगाए हैं। नहीं, सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, सुन लीजिए ना। 2 साल के अंदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, लेवल पे भी, और आप हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, अदर स्टेट के अंदर आप देख लीजिए, जितना 2 साल से इस अफरा तफरी का माहौल है, जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, इतना देश आजाद होने के बाद में कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि वाजपेयी जी ने। अच्छा, एक बात बताइए दयाराम त्यागी जी, आपकी सरकार के टाइम पे अफजल को फांसी पर लटकाया गया, फिर राहुल जी के वहां जाने का मतलब क्या था? अब रमन मलिक जी को भी सुन लेते हैं। इस चीज का नहीं कहा कभी भी कि वो गलत बयान लगा रहे हैं, उनके साथ खड़ा हूं। जो बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं क्या? डेमोक्रेसी है तो कुछ भी कह सकते हैं क्या? राहुल गांधी जी ने दिल्ली पुलिस को मना किया, होम मिनिस्ट्री को मना किया, उनको अरेस्ट नहीं कर पाई। राहुल गांधी जी ने उनको मना किया। राहुल ठीक है, रमन मलिक जी अगर वो चले भी गए तो क्या आपत्ति है? उनको अरेस्ट मत करो। राहुल गांधी को वहां जाने की रमन मलिक जी से आप जवाब सुन लीजिए। मेरी बात सुनो, पठानकोट के आप क्या पकड़ोगे? आपके नाक के नीचे आप देश की राजधानी है, जो देश की राजधानी है। आपका एक कच्चा चिट्ठा बाहर आएगा, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया है। आप लोगों ने 2 साल में आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपसे प्रो इंडिया गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपने हमेशा मत करिए। क्यों मनीशंकर भीख मांग रहा था पाकिस्तान जाके, क्यों भीख मांग रहा था सरकार? आप टोटल गलत, आप पहले ये बताइए। आपकी गवर्नमेंट, आप सरकार नहीं। अरे वहां तो आपका आ गया सामने कच्चा चिट्ठा। वीरेंद्र सिंह कौन है? अरे झूठ का बोला कांग्रेस अभी तक झूठ का बोलता है। दयाराम त्यागी जी, रमन मलिक जी, आप पॉलिटिकल बात करें, बिल्कुल कर रहा हूँ। रमन मलिक जी, कांग्रेस झूठ का बोलता है गवर्नमेंट में जो हुआ, और आपने बातचीत नहीं कर रहे, आपका आदमी है, आप बात कर रहे हैं, आपने तो भाई से भाई को लड़वा दिया। आपने कहा, आपने मंगवाए।
आपने मंगवाया बाहर से, हरियाणा के अंदर ये सामने तथ्य आएगा हुआ है। आप इस तरीके से बात करेंगे तो बात कहाँ हो पाएगी? नहीं ठीक है रमन मलिक जी, एक सेकंड, हैव पेशेंस। बयान नहीं देते, ठीक है त्यागी जी, त्यागी जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आप अगर सरकार चलाने का काम कर रही है, त्यागी जी अगर सरकार चलाने का काम कर रही है तो आप सरकार चलाने का काम किसने किया? राजकुमार सैनी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैडम आप उसका बयान देख लीजिए, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप मुझे एक बात बताइए ना, आप लोगों को देश से लेना नहीं है। ये जो जाट और नॉन जाट का जो झगड़ा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है, कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ है, ये तरीका नहीं है। रंजन जी आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पे ये बहस हो रही है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी चाहती है कि वो सही साबित कर ले सदन में खुद को, और इस बहस में काम नहीं करते आप। मैडम मुझे बताइए, राजकुमार सैनी के ऊपर आज तक कांग्रेस हो, ये कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, काम नहीं करते आप लोग। नहीं मलिक साहब से, ठीक है, मोदी साहब से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राजकुमार सैनी जो एक साल से जयराम त्यागी जी आपने कह दी अपनी बात, आपने कह दी, किसी और को बोलने नहीं देंगे। ये राज्यसभा बना के छोड़ेंगे, आप उसकी कोई बात, ये राज्यसभा बना के छोड़ेंगे। जयराम त्यागी जी यहाँ बहुमत और अल्पमत की बात नहीं है। त्यागी जी आपसे ऊंची आवाज में बात कर सकता हूँ मैं, ऊंची आवाज में बात कर सकता हूँ, आप इसको आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप जब देखो आप बीच में बोलते जाओगे, आपसे कम नहीं है, समय नहीं है, कर रहे हैं अभी, आप पर्सनली ना ले इसको, बिल्कुल उसकी बात करें। समय नहीं है, आप लोगों ने अपनी बात कही। त्यागी जी एक सेकंड, नहीं त्यागी जी एक सेकंड, आपने अपनी बात कही, अब थोड़ा सा संयम बरते, आप दूसरों को भी कहने दीजिए। ठीक है रमन जी, ठीक है, पुष्परंजन जी भी हमारे बीच बैठे हैं। क्या है ना कि आपके चैनल को लोग स्विच ओवर करके दूसरा चैनल देखने लगे, नुकसान हम सबों का होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने दर्शकों पर भी दया करें। देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा था प्रोफेसर साहब ने, ललन प्रसाद जी ने, कि वहां पर जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए राहुल गांधी। वाकई वहां पर किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता को नहीं जाना चाहिए था। ये भी गलत हुआ कि पूर्वी दिल्ली के जो बीजेपी सांसद है महेश गिरी, उन्होंने जाके एफआईआर दर्ज कराया। वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे उस घटना के, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए वो गए और जाके उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। राहुल गांधी को भी अपना राजनीतिक लाभ यूनिवर्सिटी में पता नहीं बहुत ज्यादा दिखने लगा है, तो हैदराबाद से लेके जहां भी दिखता है गए वो जेएनयू भी। अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। यानी यूथ को आप लोग अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, यूथ के एकेडमिक लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। हम कहाँ हमारा यूथ को जाना चाहिए? यूनिवर्सिटी में रिसर्च का माहौल बने, ज्यादा से ज्यादा वहां पर पढ़ने लिखने का माहौल बने। उसको बर्बाद करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों को उनकी महत्वाकांक्षा भी जगती है। हम भी वाइस क्योंकि समय बहुत नहीं है। पुष्परंजन जी आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि सदन में ये लोग कुछ कर पाएंगे, या आपको लगता है कि सरकार के लिए ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर वो इसी तरह एग्रेसिव अप्रोच रखेगी? मुझे लगता है इतनी कड़वाहट अगर होगा तो फिर इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि बहुत भारी देश को अल्टीमेटली लॉस किसका है? देश को भुगतना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देश नहीं भुगते, देश का टैक्स पेयर नहीं बहुत सारे डेवलपमेंट के काम बाकी हैं। अगर ऐसा ही रहा और इसी तरह की तलखी रही, इसी तरह का एरोगेंस आक्रामक रवैया रहा, तो शायद फिर सदन कहीं बीच में 2-4 बिल लटक गए, और जो महत्वपूर्ण बिल है इस बार 5-6, तो फिर तो हो गया काम, इस बार भी खत्म है फिर सारा कुछ। ठीक है, सिर्फ आया नाम में जवाब दीजिएगा। दयाराम त्यागी जी आपको लगता है कि आप लोग कुछ कॉपरेट करने वाले, या ये रवैया रहा तो नहीं करेंगे? जो विपक्ष है बहुत संक्षेप में सर, मैं संक्षेप में दे रहा हूँ, विपक्ष पूरी सहयोग कर रहा है, लेकिन सहयोग लेना ना लेना देश को कैसे चलाना है सरकार का काम है ये। अगर सरकार देश विरोधी यही बात करती रहेगी तो कहाँ से होगा? बार कह रहा हूँ कि सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, सरकार की भी है, विपक्ष की भी है, क्योंकि वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनता ने चुना है, दोनों को चुना है जनता ने। विपक्ष ये कह के नहीं हट सकता कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, या सरकार से भी ये कह के नहीं अलग हो सकती कि विपक्ष ने काम नहीं करने दिया। इसलिए दोनों को मिलकर काम करना चाहिए देश हित में। और जैसा प्रणब मुखर्जी जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ये डिबेट की जगह है, हंगामे की जगह नहीं है संसद। रमन मलिक जी आप लोग लगातार कह रहे थे कि हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कितने कामयाब हुए ये पहले दिन हमने देख लिया। अब क्या फिर से आप लोग रीट्राई करेंगे कि फिर से बातचीत हो, ताकि फ्लोर जो है आपका बैलेंस रहे, मैनेज रहे कम से कम? देखिए वंदना जी, आज हमने सदन में लोकसभा में भी ये देखा कि जिस समय मैंने जैसे पहले बोला, सुमित्रा महाजन जी ने जो स्पीकर हैं उन्होंने
कांग्रेस के द्वारा उठाया हुआ एक विषय कि जी उस विषय पे आज ही डिबेट हो जाए जी, जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं था जी, तो उसके लिए हामी भर दी। उसका विरोध वाकई विपक्षी दलों ने करा जी। हमारा पॉइंट इतना सा है कि हम सबको अकोमोडेट करने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं। आप जो बोलेंगे हम उसी विषय पे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक सकारात्मक डिबेट हो, सिर्फ हल्ला मचाने के लिए, सिर्फ हल्ला मचाने से और कैप्चर करने के लिए कि जी हर इशू को पॉलिटिसाइज करके आप कैप्चर कर लें और उसके ऊपर आप राजनीति खेलते रहें, ये तो नहीं होने देगी सरकार। चलिए ठीक है, सरकार ये नहीं होने देगी, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि वो लोग जो कहते हैं कि वो हमारे प्रतिनिधि थे और इस हक से वो संसद में बैठे थे, हमारे और आपकी मेहनत की कमाई, हमारे टैक्स के पैसों से हर दिन की कार्रवाई बाधित करते थे, काम होने नहीं देते। 1, 2, 10, 3 न जाने कितने ऐसे सेशंस हैं जो बिना काम के हंगामे की भेंट चढ़ गए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की वो सरकार और वो विपक्ष, वो नेता, वो सांसद जो खुद को हमारा प्रतिनिधि बनाते थे, वो हमारी जिम्मेदारी को समझेंगे, वो हमारी जरूरतों को समझेंगे और वो तमाम काम करेंगे जो देश के हित में हो, हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए जरूरी हो। ऐसी हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि जो लोग वहां बैठे थे उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे या नहीं, ये इस सेशन में हर दिन की कार्रवाई के साथ आप खुद देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए, चर्चा में बड़ी शिद्दत से हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।